हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम मध्य प्रदेश आबकारी और मध्य प्रदेश पटवारी दोनों के लिए साइंस की क्लास लेके आए हैं, जिसमें पर डे हम 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्या है कि पटवारी में भी 25 क्वेश्चन आना है, आबकारी में भी क्वेश्चन आएंगे साइंस से, इसलिए इन दोनों के लिए हम लेके आए हैं क्वेश्चन। और देखिए अभी अभी से ही अगर आप पर डे आबकारी के लिए, अभी आबकारी का पेपर 20 फरवरी से स्टार्ट होना, 20 फरवरी से लगभग आपको 20 फरवरी से आपको आबकारी का एग्जाम शुरू होगा। अभी भी लगभग आपको देखिए दिसंबर में कुछ 7 दिन तो मान ही लीजिए, 7-8 दिन दिसंबर के मान लीजिए, 7 दिन दिसंबर के बचे और वही जनवरी हो गए 31 दिन। जनवरी के भी आपके पास 31 दिन है और आप फरवरी के मान लीजिए 18-19 दिन मान लीजिए, क्योंकि 20 से पेपर है तो 18 दिन मान ही लीजिए। तो लगभग लगभग आपका 57 या 56 डे लगभग आपका बचेगा। ठीक है, तो इन 50 डेज में आपको पर डे अगर हम 20 क्वेश्चन की भी सीरीज लेके आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन भी 50 डे में, तो देखिए आपको कितने क्वेश्चन का यहाँ से कवर हो जाएंगे। 00 यहाँ हो गए, लगभग 1000। देखिए 1000 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और जो क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके साथ और 5-6 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को अपने। और इसके पहले आपको वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसको शेयर करिए कि आपके फ्रेंडों तक भी ये जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष की इकाई होती है तो ये होती है दूरी की। प्रकाश वर्ष जो होती है इकाई होती है दूरी की, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पास एक चीज और लिखी है, देखिए 1 प्रकाश ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है, प्रकाश ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 प्रकाश ये वर्ष बराबर कितना होता है, तो ये इतना होता है। एक चीज और यहाँ पास लिख के रख सकते हैं कि दूरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है माइक्रोन होती है। दूरी की सबसे छोटी इकाई, दूरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है माइक्रोन। ठीक है, 10 की पावर -6। ठीक है, तो यहाँ पास लिख सकते हैं माइक्रोन, माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर होती है। ठीक है, और एक चीज और इस बात को समझिएगा, मिलीमीटर होती है। ठीक है, एक बात और इसके बारे में सब समझिएगा कि अगर हम कहें कि सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और यहीं पास हम कहें कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष 1 पारसेक बराबर होता है प्रकाश वर्ष। अगर आपको इस वीडियो की, अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर यहाँ पास एक लिख देते हैं, अगर आपको इसी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, ड्रीम जॉब अड्डा, ड्रीम जॉब अड्डा, इस चैनल पे आपको, टेलीग्राम के चैनल पर इस वीडियो की आपको लिंक कह रहा हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो सकती है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और यहाँ पास 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख सकते हैं। ये तो पेज तो भर गया, तो लिख लीजिए आप ऐसे कि देखिए 7 जो होती है फंडामेंटल यूनिट्स होती है, इनके 7 जो मूल मात्रक होते हैं और 2 जो मात्रक होते हैं वो डिराइव्ड मात्रक होते हैं। जो मात्रक होंगे उसमें आ जाता है रेडियन और स्टेरेडियन, यानी कि समतल कोण होगा उसकी जो मात्रक होता है रेडियन होता है, और घन कोण जो होता है उसके जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। ठीक है, इन 2 चीजों को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, देखिए समय की जो इकाई होगी वो सेकेंड, टाइम जो होती है सेकेंड, द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी। द्रव्यमान के यहाँ पास आप लिख भी लीजिए, तो द्रव्यमान की जो होती है वो होती है किलोग्राम, केजी। प्रकाश की तीव्रता यानी ज्योति प्रकाश की तीव्रता अगर बोलेंगे तो एक कैंडल हो जाएगी, ज्योति प्रकाश की तीव्रता होती है कैंडेला, कैंडेला। तो यहाँ पास थोड़ा ज्यादा लिख गया है तो ये समझ में कम आ रहा होगा, इसको देखो ऐसे कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक आवर्धक लेंस होता है। एक आवर्धक लेंस क्या होता है? तो आवर्धक लेंस, तो इसका जो होता है करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। तो आवर्धक लेंस जो होता है वो एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस के बारे में 2-4 पॉइंट आप बहुत ही जरूरी जो पॉइंट्स है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनता है दर्पण के पीछे। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बने कहाँ बनेगा, तो ये बनता है दर्पण के पीछे। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और एक चीज और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो प्रतिबिंब जो होता है वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। दर्पण के पीछे होता है और ध्रुव और फोकस, पोल, ध्रुव का मतलब पोल होता है और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, के बीच में ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और इसके जो प्रतिबिंब होगा, जो इसकी इमेज होती है, इमेज जो होती है वो वस्तु से छोटी बनती है। इमेज जो होती है वस्तु, देखिए यहाँ पास प्रतिबिंब लिखा ना, इमेज जो होगी वस्तु से छोटी होगी। जिस वस्तु की इमेज होगी उससे ये छोटी होगी। प्रतिबिंब जो होगा सीधा होती है इमेज, सीधी इमेज बनती है, सीधा और आभासी इमेज बनती है। ठीक है, आभासी बनती है। इसमें एक पॉइंट और उत्तल लेंस के बारे में समझिए कि उत्तल लेंस का हम उपयोग कहाँ करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग, यहाँ पर समझ जाइएगा कि हम किसके उपयोग की बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये होता है एक सोडियम वेपर लैंप होता है, यानी कि सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं। ये होगा सोडियम परावर्तक, सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं इसका उपयोग। और एक और उपयोग करते हैं कि जो आपकी गाड़ी होती है उसका रियर जो ग्लास होता है, यानी कि जैसे पीछे को देखने, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए वहां करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए गाड़ियों में, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, पीछे की वस्तु के देखने के लिए, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, यहीं पास अगर अवतल लेंस की बात करें, देखिए अवतल लेंस का आप उपयोग ही लिखिए कि जो आप दाढ़ी बनाते हैं, जिस ग्लास का यूज करते हैं उस ग्लास, वो ग्लास होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पास लिखिए दाढ़ी बनाने वाला ग्लास जो हो गया, दाढ़ी बनाने वाला ग्लास हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, पूरा ही लिख लीजिए, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण हो गया। सेकंड नंबर इसका आप ये लिख सकते हैं कि सेकंड नंबर जैसे डॉक्टर जो होता है वो जैसे आपकी आंख, कान, नाक, दांत, इन सब चीजों के लिए जो यूज करता है जिस लेंस का, वो भी अवतल लेंस होता है। यहीं पास अब गाड़ियों के देखिए, गाड़ियों का जो सामने वाला शीशा होता है जिसे मैंने हेडलाइट बोलते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट भी जो होती है, गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है वो भी एक अवतल होता है, अवतल लेंस होता है। हेडलाइट, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वो होता है एक अवतल दर्पण होता है। ये एक सोलर कुकर में भी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अस्थाई चुंबक निम्न में से बनते हैं। अस्थाई चुंबक जो होते हैं निम्न में से किससे बनता है, तो अस्थाई चुंबक जो होता है मृदु स्टील से बना होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही अगर स्थायी चुंबक की बात करता है, स्थायी चुंबक की अगर हम बात करेंगे, स्थायी चुंबक, तो ये स्थायी चुंबक बना होता है एल्किनो, ये होता है एल एलनिको का मिश्रण होता है, एलनिको का मिश्रण होता है जिससे हम परमानेंट चुंबक मैग्नेट को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दाब बढ़ता है, प्रेशर की बात करता है। प्रेशर जो होता है, दाब, देखिए प्रेशर के बारे में देखिए, प्रेशर जो होता है P बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल। यहीं अगर हम प्रेशर की बात करें, लिक्विड की बात करें, लिक्विड में प्रेशर यानी कि द्रवों में प्रेशर की बात, द्रवों में दाब। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर H D और G। ठीक है, अब यहाँ पर G जो होता है वो एक तरह का गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है G। ठीक है, और यहाँ पास D जो होता है, D को हम डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व। D यहाँ जो हो जाएगा वो होगा डेंसिटी हो जाएगा। H जो होता है वो गहराई होता है, गहराई। तो देखिए यहाँ पास जो प्रेशर दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये गहराई की हाइट जो है, ठीक है, वाटर के अंदर, तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस बात को समझिए दाब कब बढ़ेगा, कब, जब गहराई बढ़ेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
और एक चीज यहाँ पास एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व सर्वाधिक जो होता है, जल का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक किस टेम्परेचर में होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या इसको फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं 39.2 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उनके बारे में, उनके द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के व्युत्क्रम, उनके द्रव्यमानों गुणन में सीधे अनुपाती, या उनके द्रव्यमानों के अनुपात के सीधे अनुपातिक होता है। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है F बराबर होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, m यहाँ पास m1 और m2 जो है, m1 और m2 जो है वो द्रव्यमान है। ठीक है, ये दोनों द्रव्यमान है। यही r जो हो रहा है, जो नीचे r दिया हुआ है, ये क्या है? ये जो होगा इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी हो जाएगी। यही g की बात करेंगे तो g जो होता है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसको लिख लीजिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, नियतांक है। जी के बारे में एक चीज और देख लीजिए कि जी का जो मान होता है, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान के जी स्क्वायर। देखिए कई बार यूनिट पूछ लेता है कि जो कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखिए इस यूनिट को भी आपको याद करके रखना है, इसकी वैल्यू तो याद करके ही रखना है, और इसका जो यूनिट है उसको भी याद करके रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, जो फोर्स है द्रव्यमानों के बीच जो कार्यरत बल है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के गुणनफल के, यानी कि द्रव्यमानों के गुणनफल के, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे अनुपातिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पास एक पॉइंट और लिख सकते हैं, स्मॉल जी जो होता है, गुरुत्व जो होता है, स्मॉल जी जो होता है, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एक पॉइंट इसके बारे में और ही लिख लीजिए कि इसका जो मान होता है सर्वाधिक जो होता है, सर्वाधिक इसका मान जो होता है, सर्वाधिक मान जो होगा स्मॉल जी का, वो कहाँ होता है? ये होता है पोल पे। ठीक है, पोल पे सर्वाधिक होता है, पोल यानी कि ध्रुवों पे, और सबसे कम जो इसका मान होता है वो होता है इक्वेटर में। ठीक है, सबसे कम जो होगा वो होता है इक्वेटर में। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए तो ये समझ में आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हर्ट्ज मात्रक है, हर्ट्ज जो है वो किसका मात्रक? तो हर्ट्ज जो है वो मात्रक है आवृत्ति का, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, और हम जो ये क्वेश्चन करा रहे सारे व्यापम के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, व्यापम से ही लिए क्वेश्चन, कुछ इसका अलग नहीं, क्योंकि तैयारी ही व्यापम की हो रही है, तो हम उसी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो हर्ट्ज जो मात्रक हो जाएगा वो होता है आवृत्ति का होता है। यही अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर हो जाती है, और फोर्स बल की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। यही विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम जो होता है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होती है? चार ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, लकड़ी में जो होता है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि देखो एक प्रकार, देखिए ध्वनि के बारे में लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स। ध्वनि जो है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ये एक प्रकार के अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, और जो इसकी स्पीड होती है सबसे ज्यादा जो होती है, देखिए सबसे ज्यादा जो होती है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी किसमें? ठोस में, ठोस में सबसे ज्यादा होती, उसके बाद होती है लिक्विड में, द्रव में। ठीक है, और सबसे कम जो होती है वो होती गैस में। ध्वनि जो होता है उसकी चाल सबसे कम होती गैस में। ठीक है, इस पॉइंट को याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है
जो एक तार से बना होता है, जो इससे बनी होती है, यानी कि इसके बारे में आपको पॉइंट बनाना है फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि फ्यूज एक वायर है जो कि परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पास लिखिए फ्यूज के बारे में हम लिख लेते हैं। फ्यूज जो है, फ्यूज के बारे में यहाँ पास कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। ये जो होता है एक प्रकार का वायर होता है, एक प्रकार का तार होता है। फ्यूज जो एक प्रकार का तार होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो होता है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पास ये लिख सकते हैं कि देखिए इसका यूज क्या किया जाता है कि परिपथ में जब अचानक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती, बहुत ज्यादा करंट आती, तो ये अपने आप फ्यूज होगा, बाकी जो इसके अलावा जो परिपथ हमारा होगा वो सुरक्षित रह जाएगा। ठीक है। सो फ्यूज कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया फ्यूज किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये होता है टिन और सीसा से मिलकर बना होता है। टिन की इसमें जो मात्रा होती है 63% होती है, और प्लस सीसा, टिन और सीसा से मिलकर बना होता है, और सीसा की जो मात्रा होती है वो 37% होती है। टिन और सीसे का ये मिश्रण होता है। ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद करके रखना है। इतनी चीजें फ्यूज के बारे में। और एक पॉइंट और याद रखिए कि फ्यूज का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है। ठीक है। फ्यूज का गलनांक यहाँ पास लिखिए, इसका जो गलनांक होता है वो होता है निम्न। गलनांक जो होगा फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा, ये देखिए एक प्रकार का मिश्र धातु है, देखिए टिन और सीसा से मिलकर बना होता है, और इसका निम्न गलनांक होता है। गलन यानी गलनांक होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, NaHCO3। उसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, या फिर खाने का सोडा भी, इसको देखो खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसी को खाने का सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा बोलते हैं। और इसका अगर बात हम करेंगे रासायनिक नाम, खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का। ठीक है। यहीं पर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आपको, धोवन सोडा। धोने का जो सोडा होता है, धोवन सोडा जो होता है, धोवन सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इनको बिल्कुल याद करके रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ये रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। केमिकल नाम, रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है। एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaOH। कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaOH होता है। यहीं अगर हम इसके रासायनिक की बात करेंगे, रासायनिक फॉर्मूला होता है सोडियम, रासायनिक नाम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में याद रख के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है। इनमें से सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो देखिए तो ये फ्लोरीन जो होगा वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास लिख लीजिए कुछ चीजें। देखिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, और उसके बाद होता है आयोडीन। देखिए इतनी चीजों आपको याद रखना है। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में। और इसकी ऋणात्मकता देख सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है इसके जो ऋणात्मकता है ये होती है 4। कई बार क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है इसके फ्लोरीन की ऋणात्मकता कितनी है, तो वो होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का निर्माण होता है। दूध से दही का निर्माण होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबेसिस के कारण। लैक्टोबेसिस जो होता है बैक्टीरिया, एक प्रकार का ये बैक्टीरिया है जिसके कारण हमारा दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये काम क्या करता है ये बैक्टीरिया, देखिए दूध में क्या होता है, कैसीन होता है।
ठीक है। दूध में जो कैसीन होता है, उस कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है, इस कैसीन प्रोटीन को दही में कन्वर्ट करता है, को दही में बदल देता है, ठीक है, दही में बदल देता है। ओके, और अगर बस ठीक है, इसके लिए इतने ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट काफी हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, परमाणु के लिए नाभिक का मॉडल कौन दिया था? देखो नाभिक का मॉडल इसमें दिया रदरफोर्ड ने परमाणु के लिए नाभिक का मॉडल दिया था, ठीक है। यही अगर हम बात करेंगे थॉमसन की, थॉमसन ने भी एक परमाणु को मॉडल दिया और इसने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिनेबार किसका अयस्क? सिनेबार देखिए अयस्क से क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो होता है ये पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है, ठीक है। सिनेबार जो होगा पारा का अयस्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम तांबे के अयस्क की बात, देखो तांबे के कुछ अयस्क लिख लीजिए, तांबे के कुछ अयस्क लिख लीजिए। तो इसका जो तांबे का अयस्क होता है कॉपर पायराइट होता है, कॉपर, एक मिनट यार हैंड राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ी, कॉपर पायराइट, ठीक है, कॉपर पायराइट इसका जो होता है कॉपर पायराइट होता है, जिसका फॉर्मूला भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं CuFeS2 कॉपर पायराइट होगा तांबे का। यही अगर हम बात करें लेड का जो अयस्क होगा, लेड का अयस्क जो होगा, अयस्क होता है ये होता है गैलेना होता है लेड का, गैलेना अयस्क होगा लेड का। अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो ये हो जाएगा पीबीएस। यही देखिए लोहे का हम लिख सकते हैं अयस्क, ठीक है, लोहे का अयस्क, लोहा का अयस्क की बात हम करेंगे, लोहे का अयस्क, ठीक है, अयस्क, लोहे का अयस्क, ठीक है। तो यहाँ पास पॉइंट हो गया। देखिए इसके कई अयस्क है, तो इसमें 2-3 अयस्क लिख सकते हैं। एक हेमाटाइट है, हेमाटाइट या हेमेटाइट भी बोलते हैं, हेमाटाइट या हेमेटाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 हेमेटाइट हो गया। ये मैग्नेटाइट होता है, नंबर 2 लिख लीजिए, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया। ये होता है Fe3O4, ठीक है। एक और लिख सकते हैं लिमोनाइट थर्ड नंबर में इसका लिख सकते हैं, यहाँ पास ऊपर ही लिख देते हो थर्ड नंबर, लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट हो गया। अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो ये हो जाता है Fe2O3 इंटू 2H2O। ओके, तो इतने पॉइंट काफी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगी, जंग लगना है, यहाँ पास ये लगना होता है, जंग लगना संपन्न होता है, ठीक है। तो जंग जो लगता है वो नम वायु में होता है, जंग का जो लगता है वो नम वायु की उपस्थिति में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। और जंग जब लगती है तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली जंग के बारे में लिख लिए, जंग क्या होता है, लोहे पर जब हम लोहे पे पॉलिश नहीं करते हैं, ठीक है, बिना पॉलिश के लोहे पर भूरे रंग का, ठीक है, लोहे पर भूरे रंग की भंगुर परत चढ़ जाती है, भंगुर परत जम जाती है, ठीक है, इसी को हम जंग कहते हैं, जम जाती, तो यही होता है जंग, ठीक है। और जंग का अगर सूत्र लिखना है, इस जंग का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो ये होता है Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और लिखिए कि जब जंग लगता है, ठीक है, जब जंग लगता है, जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है, लोहे का वजन, सॉरी यहाँ पर वजन बढ़ जाती है, कई बार एक क्वेश्चन में पूछा हुआ, ठीक है, बढ़ जाता है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पास एक पॉइंट लिखिए कि जंग जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जब लोहे पे जंग लगना ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीडेशन क्रिया है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स काफी है, उदाहरण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो कोयला गैस जो है ये जो होगा CH4CO
और H2, इन तीनों को जब मिलाते हैं तब कोयला गैस बनती है। CO+N2 होता है प्रोड्यूसर गैस, ड्यूसर गैस, इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, या CO+H2 को बोलते हैं वाटर गैस। ये होती है वाटर गैस CO+H2, ठीक है। यहीं पास एक दो और फॉर्मूला लिख सकते हैं। पीतल जो होता है किन किन से बना होता है, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। यही कांसे की अगर हम बात करेंगे, कांसा बनता है कॉपर और टिन, ठीक है। यही देखिए जर्मन सिल्वर भी कई बार पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर क्वेश्चन में कई बार आता है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है, इसमें देखिए एक चीज और याद है कि सिल्वर लिखा हुआ पर सिल्वर होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। इन तीनों को मिलाकर बनता है जर्मन सिल्वर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। ये विटामिन दिए हैं, इन विटामिन में आपको बताना है किसका नाम है। तो ठीक है, कुछ विटामिन आप सारे बी वाले जितने भी विटामिन होते हैं उन सारों को आप नाम यहाँ पर हम बता देते हैं, उनके रासायनिक नामों को। देखिए B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, विटामिन B1 का नाम है। विटामिन B2 जो होता है, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को, विटामिन B3 को बोलते हैं निकोटिनमाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड। और विटामिन B4 जो हो जाएगा, विटामिन B3 हुआ, विटामिन B4 की बात करेंगे तो विटामिन B4 होगा एडिनिन, विटामिन B4 हो जाएगा एडिनिन, विटामिन B4 हो गया। यही विटामिन B5 की बात करेंगे तो बी टाइप B5 है तो पेंटो 5 लिख रहा है ना, तो पेंटोनिक एसिड, तो ये होगा पेंटोनिक अम्ल या फिर एसिड बोल सकते हैं, ठीक है, पेंटोनिक एसिड। B6 की अगर हम बात करेंगे, B6 जो होता है पायरिडोक्सिन, ये होता है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 को हम पायरिडोक्सिन बोलते हैं। विटामिन B7 की बात करेंगे तो विटामिन B7 हो जाए बायोटिन, यहाँ पास लिखते हैं बायोटिन। विटामिन B7 बायोटिन हो जाएगा। यही विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन B9 होगा। तो विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B जो हो तो फॉलिक अम्ल हो जाएगा, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल हो जाएगा। यही विटामिन B11, B10 भी नहीं होता, B11 होता है। B11 को बोलते हैं सॉलिसिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं सॉलिसिलिक बोलते हैं, इसको सॉलिसिलिक बोलते हैं। विटामिन B11 हो गया। विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B12। ये देखिए मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया का जो रोग होता है वो होता है, ठीक है। तो यही बात देखिए, अगर आप बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग के बारे में अगर आपको लिखना है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग के बारे में आप लिख लीजिए। बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो होंगे वो लिखिए, जैसे हो जाता है इसमें टीबी, टिटनेस, नाम सुना होगा टीबी बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस भी होता है, बैक्टीरिया के कारण ही टिटनेस होता है। हैजा भी होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। एक और लिखते हैं कुकर खांसी जो होती है, वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। यही अगर वायरस से होने वाले रोग के लिए, से जो रोग होते हैं उसके बारे में लिखेंगे तो ये होता है रेबीज जो होता है वायरस से होता है। पोलियो जो होता है, पोलियो भी वायरस के कारण होता है। ये अगर चेचक हो गया, चेचक और डेंगू ये सब होते हैं वायरस के कारण रोग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त समूह व्यक्ति को सर्वदाता जो होता है वो होता है विटामिन ओ जो होता है वो सर्वदाता ग्रुप होता है। और विटामिन ए बी जो होता है वो सर्वग्रही होता है, विटामिन ए बी जो होता है वो सर्वग्रही होता है, यानी कि सारे ब्लड
उस पे आ सकते हैं, सबसे ले सकता है ब्लड, सारे ब्लड ग्रुप से, ठीक है। विटामिन ए भी सर्वग्राही होता है। यहीं पास देखिए रक्त से क्वेश्चन, रक्त का पीएच, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। और ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। और ब्लड समूह की खोज देखिए, ब्लड समूह की खोज किसने की थी, समूह की खोज, ब्लड समूह की खोज की थी कार्ल, इसने खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड समूह की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो मनुष्य की जो लार में टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है मनुष्य की लार में पाया जाता है। पेप्सिन जो, और ये जो पेप्सिन है, अच्छे साइड में लिख देता हूँ कि देखिए कुछ अमाशय से, पेट जो होता है अमाशय से कुछ जूस निकलते हैं, ठीक है। इन जूसों में देखिए को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब ये 3 होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो 3 होते हैं। ये होता है पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है पेप्सिन। रेनिन क्या होता है, देखिए पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, रेनिन क्या होता है, एक तरह का दुग्ध प्रोटीन होता है, दुग्ध प्रोटीन होता है। रेनिन जो होता है एक प्रकार का दुग्ध प्रोटीन होता है। यही बात पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और लाइपेज, ये तीनों जो होते हैं वो पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, ये फैट का अपघटन करता है, जो आपकी बॉडी में फैट होता है उसका फैट का अपघटन करता है, अपघटन करता है, फैट का अपघटन करता है, ठीक है। यही अगर हम बात करेंगे करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और, यहाँ पर देखिए पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन सॉरी लाइपेज होगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, देखिए ये एक पैनक्रियाटिक जूस है, ये एक अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, निकलता है। यहीं पास चलिए अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्थ्रोपोडास का अर्थ है, आर्थ्रोपोडा का अर्थ है निम्न में से, तो ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थ्रोपोडा का, ये होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आर्थ्रोपोडास, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो होता है एनिमल किंगडम में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम है, इसको बोल सकते हैं, यानी कि सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। फाइलम है आर्थ्रोपोडास जो है सबसे बड़ा फाइलम है। अगर इसके कुछ आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, आर्थ्रोपोडास के कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जैसे स्पाइडर जो होती है, स्पाइडर जो होते हैं जिसके बहुत सारे पैर वैर हो तो समझ लीजिए कि वो आर्थ्रोपोडास के अंतर्गत आ जाता है। स्पाइडर हो गया, केकड़ा हो गया, केकड़ा भी आर्थ्रोपोडास में आता है। ये अगर मक्खी की बात करें, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडाज में आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।